जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये हमारा है चौथा प्रैक्टिस सेट आरपीएफ कांस्टेबल का। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। दूसरा देखते हैं, आर्यभट्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान और गणित पर। तीसरा सवाल देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चौथा सवाल देखते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर शिव स्वामी अय्यर ने। पांचवा सवाल देखते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस वर्ष अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। छठवां सवाल है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वामुंड राय ने। और ये कहाँ पर है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक में। सातवां सवाल है, किस भारतीय शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को। और अगर पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आठवां सवाल देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। नौवां सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच। कब हुआ था, 1954 में। 10वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ऑप्शन बी हो जाएगा शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसे 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। 11वां सवाल है, भारत में मानसून की अवधि के शुरू होने और समाप्त होने के बीच के महीने। मतलब पूछ रहा है इसमें कि हमारा मानसून जो भारत में मानसून जो है कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो भारत में मानसून जो है जून में आता है और सितंबर में खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। 12वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी, क्योंकि इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। अगला सवाल देखते हैं, रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध होता है। रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खतरनाक और विलुप्त प्रजातियां। 15वां सवाल है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। 16वां सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि मिसाइल मैन किसे कहा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। 17वां सवाल है, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है।
खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दर्रा क्या होता है? दर्रा दो पहाड़ों के बीच के जो पतला रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं, और दो पहाड़ों के बीच का जो चौड़ा रास्ता होता है उसे हम घाटी बोलते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख मेजोर रॉक एडिक्ट किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। 19वां सवाल है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विखर नहीं होगा, बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का विक्षेपण। 20वां सवाल है, रबी की फसलों की बुआई का सही समय कौन सा है? रबी की फसलों की बुआई का सही समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसून के बाद। हमारा मानसून जो है सितंबर में खत्म होता है, उसके बाद रबी की फसलें बोई जाती है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मतलब कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, किस राज्य को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह मसालों के उत्पादन में अग्रणी है, जैसे कि काली मिर्च, इलायची और दालचीनी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 121 करोड़। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत की पहली जनगणना हुई थी? ये सवाल मैंने प्रैक्टिस सेट तीसरे में भी डाला था, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ इसका क्या कहते हैं, पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, उसमें 71 हो गया है, तो क्षमा करिएगा आप लोग, इसमें आप लोग सही कर लीजिए कि हमारी भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन इसे नियमित रूप से 1881 में किया गया। नियमित रूप से 1881 में किया गया, लेकिन शुरू कर दिया गया था 1872 में ही। अगला सवाल देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली और पुडुचेरी में। 26वां सवाल है, 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74.04%। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत की सुरक्षा से। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 61 अनुच्छेद में है। अगला सवाल है, समुद्र जल खारा क्यों होता है? समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। मतलब कि समुद्र में ज्वालामुखी गतिविधियां और नदियों के खनिज वाष्पीकरण प्रक्रिया, ये सब की वजह से हमारे समुद्र का जल खारा होता है। अगला सवाल है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी कि 17 साल इस पद को संभाला। अगला सवाल देखते हैं, हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग को।
अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्मल बोरलॉग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 32वां सवाल है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1860 में। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू की गई। इससे लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगढ़ में। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। और कब हुई थी ये? तो 1947 में। अगला सवाल देखते हैं, किस गुफा को विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है? किस गुफा को विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवांग मठ को। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कर्क रेखा की दिशा क्या है। तो कर्क रेखा की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है और भारत के बीचों बीच होकर जाती है। और कौन कौन राज्यों से होकर जाती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला देखते हैं, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र परमाणु पनडुब्बी थी भारत की पहली। अगला सवाल है, भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला सवाल देखते हैं, डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदृश्य पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बल महसूस किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। कागज का आविष्कार लगभग 105 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। इसे साई लून ने बनाया था। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। देखते हैं, भारतीय मानक समय IST किस स्थान के समय के आधार पर निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखते हैं,
किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र यानी कि वीनस। अगला सवाल देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई शेर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है? एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV। अगला सवाल है। कंचनजंगा पर्वत की शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल की सीमा पर। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि कंचनजंगा किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो ये हमारा था 50 सवाल और हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और आप लोग के कितने सवाल सही हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।